गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी कक्षा 5 के अंदर ग्रामर में हम अपठित गद्यांश उसके बारे में बात। तो प्यारे बच्चों, अपठित गद्यांश अंश एंड पैसेज उसको हमें किस तरह से एग्जाम में लिखना है और किस तरह से उसमें अच्छे अंक मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, बात यह है कि अपठित गद्यांश क्या है। अपठित गद्यांश का अर्थ है वह गद्यांश जो पाठ्य पुस्तक में पढ़ा न हो। अपठित गद्यांश छात्र को बिना किसी सहायता के पढ़कर स्वयं समझना चाहिए। उसे समझकर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। ठीक है। तो अपठित गद्यांश यानी जो आपने पढ़ा नहीं है उसके बारे में आपको एग्जाम में ऐसा गद्यांश यानी अनुच्छेद पैराग्राफ दिया जाता है जिसको आपको रीड करना है और उसके बाद उसके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो उसे हम अपठित गद्यांश कहते हैं। अपठित गद्यांश हल करने के लिए कुछ बातें हैं जो आप ध्यान में रखें, मैं आपको सुनाता हूँ। तो बच्चों, अपठित गद्यांश को हम सही तरीके से किस तरह से लिख सकते हैं और उन्हें ज़्यादा अंक मार्क्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में कुछ बातें आप ध्यान में रखें। पहली बात है, गद्यांश को 3 या 4 बार ध्यान से पढ़ें। जो भी आपको क्वेश्चन पेपर में गद्यांश दिया गया है उसे आप 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ें। गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्न पढ़ें, उन्हें समझें और उत्तर छांटें। उसके बाद पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ने के बाद उसके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए होते हैं उनको भी ध्यान से पढ़ें, समझें और उसके उत्तर उस पैराग्राफ के अंदर गद्यांश में कहाँ कहाँ पर है उसे आप ध्यान में रखें, अलग रखें। यदि उत्तर विकल्पों में से छांटने हो तो प्रश्न व सभी विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ठीक है। तो बच्चों, अगर कोई पैराग्राफ के उसके प्रश्न ऑप्शन के साथ विकल्प के साथ दिए गए हैं तो आप उन सभी को भी ध्यान से रीड करें और फिर उसके विकल्पों को भी ध्यान से पढ़ें। शीर्षक चुनते समय ध्यान रहे कि वह छोटा हो और गद्यांश में संबंधित हो। शीर्षक यानी प्यारे बच्चों हेडिंग। कभी कभी अपठित गद्यांश में हेडिंग का प्रश्न भी पूछा जाता है कि आप इसे टाइटल क्या दोगे, उसका हेडिंग क्या दोगे। तो उसको आपको ध्यान में रखकर, पैराग्राफ को ध्यान में रखकर वो टाइटल आपको छोटा और उस पैराग्राफ से संबंधित होना चाहिए। अगर इतनी बातें आप ध्यान में रखोगे तो आप अच्छे से अपठित गद्यांश लिख पाओगे और पूरे मार्क्स अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आइए एक गद्यांश हम देखते हैं। प्यारे बच्चों, हम पहले इस पैराग्राफ को, पैसेज को अच्छे से रीड करेंगे। आइए। प्राचीन समय में जैसे आदर्श गुरु होते थे वैसे ही सेवाभाव से पूर्ण अनुशासित छात्र होते थे। ऐसे में गुरु शिष्यों को बहुत प्रेम से ज्ञान के साथ सद्व्यवहार और नैतिकता की भी शिक्षा प्रदान किया करते थे। वहाँ
जहां अपने छात्रों को उत्तम शिक्षा प्रदान करते, वहीं शिष्य भी बहुत मन लगाकर अध्ययन करते थे। इस प्रकार की शिक्षा छात्रों को विनय प्रदान करती थी। शिक्षा का दूसरा रूप विद्या है। विद्या छात्रों को सत्य का ज्ञान कराती है, पर आज स्थिति कुछ अलग है। शिक्षक की भूमिका केवल इतनी ही रह गई है कि वे छात्र को विषय की जानकारी भर देते हैं। उनका दायित्व यह भी बनता है कि वे छात्रों को सदाचारी तथा शिष्ट बनाएं। उस समय जहां शिक्षकों में अध्यापन प्रक्रिया का सर्वोत्तम विकास हुआ, वहीं छात्रों में भी अध्ययन प्रक्रिया अपनी चरम सीमा पर थी। उस समय विद्या विनय देती है। यह बात वास्तव में सार्थक भी। अध्यापक छात्रों को केवल शिक्षा ही नहीं देते थे, बल्कि अन्य विषयों की जानकारी भी देते थे। उनके दायित्व में अभिभावकों का दायित्व भी शामिल होता था। विश्वामित्र जैसे सदाचारी और तपस्वी गुरु और राम लक्ष्मण जैसे विनयी और संपन्न सुपात्रों को पाकर ही विद्याएं सार्थक हुई। शिक्षक यदि स्वयं अध्ययनशील होगा, तभी तो छात्रों को भी योग्य और देशभक्त बने। व्यक्ति ही राष्ट्र का निर्माण करता है। उसके सुधार के बाद परिवार का सुधार, परिवार के बाद समाज का, और समाज के बाद ही राष्ट्र का सुधार संभव है। समय रहते बच्चों को धर्म और कर्तव्य के प्रति सचेत नहीं किया गया तो पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों, हमने इस पैराग्राफ का इस प्रकार रीडिंग किया। इस तरह से हम पैराग्राफ को 2-3 बार रीड करेंगे तो हमें पूरी जो बात होगी, उसकी जो कंटेंट होगा उसका, वो हमें पता चल जाएगा। अब हम उसके प्रश्नों की बात करते हैं। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उसमें हमें उसके उत्तर लिखने, पैराग्राफ नहीं लिखना है, हमें अच्छे राइटिंग में सुंदर अक्षरों से हमें उसके उत्तर लिखने हैं। उसी के ही हमें मार्क्स, अंक मिलते हैं। तो आइए, पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, उसकी बात करते हैं। प्राचीन काल में गुरु और शिष्य किस प्रकार के होते थे? तो उसका आंसर हमें इसी पैराग्राफ में से मिलेगा। प्राचीन काल में गुरु आदर्श होते थे, उसी तरह से शिष्य भी सेवा भाव से पूर्ण और अनुशासित होते थे। ठीक है, ये इसका आंसर है। अनुशासित होते थे, अनुशासित यानी डिसिप्लिन। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं उसका उत्तर। नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, उन दिनों शिक्षा देने और लेने में किस चीज का महत्व दिया जाता था? तो उसका आंसर है कि उन दिनों में शिक्षा देने लेने में गुरु शिष्यों को बहुत प्रेम से ज्ञान के साथ सद्व्यवहार और नैतिकता की भी शिक्षा प्रदान किया करते थे। ठीक है, तो पढ़ाई के साथ साथ गुरु ने ज्ञान के साथ साथ प्रेम और सद्व्यवहार, अच्छा बर्ताव और नैतिकता
ईमानदारी की बातें भी उन्हें सिखाया करते थे। ये उसका आंसर है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, शिक्षा का दूसरा रूप क्या है? तो उसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे प्यारे बच्चों, शिक्षा का दूसरा रूप विद्या है। ठीक है, शिक्षा का दूसरा रूप विद्या है। विद्या यानी नॉलेज। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, आज शिक्षा की क्या स्थिति है? तो उसका उत्तर इस तरह से हम ले, आज शिक्षा की स्थिति कुछ अलग है। शिक्षक की भूमिका केवल इतनी ही रह गई है कि वे छात्र को विषय की जानकारी भर देते हैं। यानी कि वे आज जो है वो केवल उनको सब्जेक्ट से संबंधित ही जानकारी दी जाती है। ठीक है, इस तरह से हम उसका उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, विद्या सार्थक कब होती है? तो उसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, विद्या तब सार्थक होती है जब अध्यापक छात्रों को केवल शिक्षा ही नहीं देते बल्कि अन्य विषयों की जानकारी भी देते हैं। उनके दायित्व में अभिभावकों का दायित्व भी शामिल होता है, तब जाकर विद्या सार्थक होती है। जैसे उदाहरण देखिए, विश्वामित्र जैसे सदाचारी और तपस्वी गुरु और राम लक्ष्मण जैसे विनयी और संपन्न सुपात्रों को पाकर ही विद्याएं सार्थक हुई है। तो गुरु जब अच्छे अपने सब्जेक्ट के साथ साथ तुमको अन्य विषयों की जानकारी देते हैं, तब जाकर ये विद्या जो है वो सार्थक होती है। यानी छात्रों को जो पढ़ाया जाता है वो सार्थक होता है और उसका अर्थ सही होता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम इस गद्यांश के प्रश्नों के लिख सकते हैं और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, ज्यादा मार्क्स हम ला सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि आप इस पैराग्राफ को जब भी आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाए तो उसे 2-3 बार पढ़ लें और फिर उसके प्रश्नों को पढ़ें। अगर विकल्प है तो वो पढ़ें और फिर अंदर से उसके उत्तर आंसर को अलग कर ले, छांट ले। तो जब आप उसके लिखना शुरू करेंगे तब आपको आसानी रहेगी, इसे लिख पाओगे, सही लिख पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से हम तैयारी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।